हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। मैं हूं अंशु और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं 12th का अकाउंटेंसी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसे अगर एक बार समझ लिया जाए तो हमारे 10 नंबर पक्के हैं। तो चलिए इसके चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग है अलाभकारी संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी परिभाषा को हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अलाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों तथा समाज को सेवा प्रदान करने के लिए आरंभ की जाती हैं। जैसे एक होता था लाभकारी संस्था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता था तो उसमें लाभ कमाने के लिए कोई भी काम किया जाता था। हम लोग जो भी खरीद करते थे, खरीद करके उस सामान को बनाते थे और फिर उसे बेचते थे। इसमें हमें सबसे पहला लाभ चाहिए होता था, पर इसमें ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। अलाभकारी संस्था नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अलाभकारी यानी अ मीन्स नहीं, लाभकारी मतलब लाभ। तो लाभ नहीं कमाने वाली संस्था ही अलाभकारी संस्था है। तो अलाभकारी संस्था का उद्देश्य अपने सदस्यों, संस्था में जो काम कर रहे हैं उन सदस्यों और समाज को सेवा प्रदान करना है, न कि अपने निजी खर्च के लिए लाभ प्राप्त करना है। ये संस्थाएं लाभ नहीं मांगती, ये अलाभकारी संस्थाएं लाभ नहीं मांगती। इनका प्राथमिक उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। इनका जो उद्देश्य है वो दूसरों को सेवा प्रदान करना होता है, दूसरों की सहायता करना होता है। जैसे में देखते हैं तो जैसे में अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थान, कल्याणकारी समितियां आदि। इसमें विद्यालय, सरकारी स्कूल जो है उसमें पैसे तो नहीं लगते। कोई भी स्कूल हो, अगर किसी भी स्कूल का हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें उतने पैसे नहीं लिए जाते जितने कि प्रॉफिट कमाने के लिए चाहिए होते हैं। उनका मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनको सेवा प्रदान करना होता है। इसमें अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक संस्थान इत्यादि आएंगे। इनका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता था? लाभ कमाना। पर ये तो अलाभकारी है, इसमें तो लाभ कमाना उद्देश्य है नहीं। तो ये सामान की खरीद बिक्री नहीं करते हैं, ये सामान को नहीं बेचते हैं। पर अगर सामान बेचना पड़ रहा है तो ये उसको लाभ के लिए नहीं बेचते बल्कि कम फायदे पे बेचते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत फायदा होता है उसका उपयोग संस्था के विकास के लिए करते हैं। अब कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी चीज़ बना है, किसी भी चीज़ का विकास हो रहा है जो संचालन में है, उसका कोई ना कोई निर्माण करता होता है, कोई ना कोई संचालक होता है। तो अलाभकारी संस्था का भी कोई ना कोई संचालक होगा। तो इसका एक प्रॉपर आदमी संचालक नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ लोग एक साथ आते हैं, अपने आइडियाज़ को मिलाते हैं और कुछ फंड इकट्ठे करते हैं और उस फंड से इस संस्था का संचालन करते हैं। तो इसमें जो लोग एक साथ आके काम करते हैं वो ट्रस्टी होते हैं। तो अलाभकारी संस्था का संचालन ट्रस्टी यानी न्यासी द्वारा किया जाता है। अब हम लोग इसके कुछ खातों के बारे में पढ़ते हैं। ये एक संस्था है, इसमें काम हो रहा है, तो इस कामों को एक प्रॉपर बुक में लिखा जाता है। तो इस बुक के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे लाभकारी संस्था में वर्ष के मतलब साल के अंत में 3 खाते बनाए जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसी तरीके से अलाभकारी संस्था के वर्ष के लास्ट में भी कुछ खाते बनाए जाते हैं, जिसमें कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता, तुलन पत्र। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो कैश बुक का स्थान लेता है।
इसमें जो भी लेन देन किए जाते हैं वो कैश वाले रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद आ गया आय एवं व्यय खाता, ये प्रॉफिट एवं लॉस का स्थान ग्रहण करता है। इसमें जो है लाभ और हानि का जो खाता होता था लाभकारी संस्था में, यहाँ पे अलाभकारी संस्था में आय एवं व्यय खाता होता है। और लास्ट में एक तुलन पत्र तैयार किया जाता है। अब कोई भी चीज चल रही है तो उसके लिए फंड, मैंने फंड की बात नीचे की थी, सो फंड को हम लोग आगे समझेंगे। पर संस्था को चलाने के लिए पैसा, कुछ धन, कुछ इनकम तो चाहिए ना, तो उस इनकम, वो धन, वो पैसा कहाँ से आता है, अब उसको समझते हैं। तो इस प्रकार के संस्था मीन्स अलाभकारी संस्था की आय का मुख्य स्रोत सदस्यों द्वारा अंशदान। संस्था में जो सदस्य, संस्था में जो भी लोग मिलकर के काम करते हैं वो कुछ पैसे देते हैं जिन्हें अंशदान, सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ये संस्था में काम कर रहे लोगों द्वारा दिया जाता है। अगला आता है दान, डोनेशन, यह संस्था के बाहरी लोगों द्वारा दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन संस्था के आंतरिक लोगों द्वारा, डोनेशन संस्था के बाहरी लोगों द्वारा। और एक होता है अनुदान, ग्रांट। ये जो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन था ना, उसका रीज़न नहीं बताया जाता है जो हम लोग क्यों ले रहे हैं, या फिर लोग ये सोच के नहीं देते हैं कि हम क्यों दे रहे हैं। ये बस संस्था के विकास के लिए जरूरी है, दे दिए, संस्था अपना काम करेगी। पर ग्रांट में ऐसा नहीं होता। इसमें पहले बताया जाता है कि हमें पैसा क्यों चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए, कुछ सामान खरीदने के लिए चाहिए, या फिर किसी दूसरे चीज़ के लिए चाहिए। इसमें जनरली पैसे जो हैं, वो जो अनुदान है वो मांगा जाता है, वो भी सही रीज़न बता करके जो हमें किस रीज़न के लिए पैसे चाहिए। तो इसके मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं जिसमें कि अंशदान, दान और अनुदान आते हैं। अब हम लोग इसकी विशेषता को समझेंगे। अलाभकारी संस्था के निम्नलिखित विशेषता होती है, जिसमें कि सबसे पहला, सबसे मेन, सबसे प्रमुख इसकी विशेषता यह है कि यह सेवा प्रदान करता है। इसका पहला विशेषता, प्रमुख उद्देश्य सेवा। इसका पहला उद्देश्य बोलिए या विशेषता बोलिए, सेवा प्रदान करना होता है। ये संस्था जो है ये नहीं देखती कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस जाति से बिलोंग करता है, किसकी स्थिति कैसी है, इससे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी इंसान को एक रूप मानती है, एक समान मानती है, ये सबकी मदद करती है। और इसके जो नाम मात्र कॉस्ट होते हैं, नाम मात्र लागत होती है, वो सबके लिए समान होती है। यह किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, ये सामान्य रूप से सबकी सेवा करता है। और इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य लोगों को सेवा प्रदान करना होता है। चलिए इसके दूसरे उद्देश्य, दूसरे विशेषता को समझते हैं। तो दूसरा विशेषता यह है कि इसमें जो भी लोग चंदा देंगे, जो भी इंसान आएगा, चंदा देगा, वह उस संस्था का मेंबर कहलाएगा, वह अलाभकारी संस्था का सदस्य बन जाएगा। तो इसमें सदस्य बनने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस, कोई ज़्यादा नियम कानून कायदा कुछ नहीं है। बस आप संस्था में चंदा दीजिए, आप संस्था को पैसे दीजिए और आप उस संस्था के मेंबर बन जाइए। चलिए अब तीसरे विशेषता को देखते हैं। तो तीसरा विशेषता है आय के साधन। इसमें आय कहाँ से आता है, इसमें पैसे कहाँ से आते हैं। तो इसके पैसों के साधन को पढ़ते हैं। तो पैसों के साधन है सदस्यों द्वारा प्राप्त चंदा। जो भी मेंबर आते हैं, जो चंदा देते हैं, वो सबसे प्रमुख साधन है इनके आय का। उसके बाद है दान, जो बाहरी लोगों द्वारा मिलता है। उसके बाद है अनुदान, जो सरकार या कोई इन्वेस्टर देता है, ये जान करके कि संस्था को किस चीज के लिए पैसे चाहिए। तीसरा है पृथक इकाई। पृथक इकाई मीन्स क्या? पृथक इकाई मीन्स संस्था में कौन आया, कौन गया, कौन सी घटना चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस अपने काम से मतलब है।
पांचवा है बचत राशि को सदस्यों में नहीं बांटा जाना। जैसे लाभकारी संस्था में जो लाभ होती हैं उन्हें सदस्यों में बांटा जाता है। उन्हें जो कर्मचारी होते हैं उनको भी बोनस के रूप में कुछ हिस्सा दिया जाता है। पर इसमें जो अंत में थोड़े बहुत पैसे बचते हैं वो किसी सदस्य को नहीं दिया जाता है, बल्कि उन पैसों को फंड में जमा कर लिया जाता है और अगली बार जब पैसे खर्च होंगे तो उसी फंड से निकाल करके उस काम में पैसों को खर्च किया जाता है। अब इसका सबसे लास्ट वाला विशेषता खातों के रूप। खाते भी बनाए जाते हैं लाभकारी संस्था में। तो वर्ष के अंत में सारे खाते बनते हैं। इसमें 3 खाते शामिल हैं, रसीद एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता एवं आर्थिक चिट्ठा। हम लोग विशेषता को पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से चलिए इस विशेषता को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने अलाभकारी संस्था के बारे में जाना है। अब अलाभकारी संस्था की विशेषता को जान रहे हैं, जिसमें कि पहला विशेषता आया प्रमुख उद्देश्य सेवा। संस्था का सबसे पहला उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। उसके बाद है संस्था में सदस्यता। तो जो लोग संस्था में पैसे देते हैं, जो चंदा देते हैं, वो संस्था के सदस्य बन जाते हैं। तीसरा है आय के साधन। तो सदस्यों द्वारा प्राप्त चंदा, बाहरी लोगों द्वारा प्राप्त दान और सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान इसके आय के साधन है। उसके बाद है पृथक इकाई। संस्था में कौन आया, कौन गया, किसने अवकाश लिया, किसकी मृत्यु हो गई, किसने प्रवेश किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस अपने काम से मतलब होता है। अगला है जो राशि बचती है और साल के अंत में जो पैसे बच जाते हैं वह लोगों को नहीं बांटे जाते हैं, वो सदस्यों को नहीं दिए जाते हैं, बल्कि अगले काम के लिए बचा के रख लिए जाते हैं। फिर है खातों के रूप। इसमें 3 खाते शामिल हैं, एक रसीद एवं भुगतान खाता मीन्स प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा आय एवं व्यय खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। तो हम लोगों ने अभी तक अलाभकारी संस्था के बारे में पढ़ लिया, इसकी विशेषताओं को जान लिया। अब इसके जो खाते पढ़े हैं इनका बहुत विस्तृत रूप है। इन तीनों खातों के बारे में हमें पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं। पर इन तीनों खातों को पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने होंगे, कुछ बातों को समझना होगा। तो इन बातों को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।